अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे ज्यादा ताकतवर आदिवासी राज्य कौन सा है, किस राज्य के आदिवासी सबसे आगे हैं, तो शायद आपके दिमाग में आएगा झारखंड का नाम या फिर मध्य प्रदेश। अगर ये दोनों नहीं तो फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा, या फिर कोई और ही राज्य है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस सवाल का जवाब इतना आसान भी नहीं जितना कि लगता है। क्या सबसे ज्यादा आबादी होना ही ताकत है, या फिर आदिवासी मुख्यमंत्री होने से ताकत आती है? क्या अधिकार होना ताकत है, या आदिवासी समाज का समृद्ध होना ताकत है? क्या आदिवासियों का सुरक्षित होना ही ताकत है, या फिर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और स्वस्थ समाज ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है? आज के वीडियो में हम आदिवासी राज्यों को ताकत के 10 पैमानों पर परखेंगे, ताकि जान पाएं कि देश का सबसे ताकतवर आदिवासी राज्य कौन सा है और किस राज्य के आदिवासी सबसे आगे हैं तमाम 10 पैरामीटर के मामले में। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैमाना है आबादी, यानी संख्या की ताकत। ये है बहुत आसान, लेकिन फिर भी बहुत से लोग सोचते हैं कि झारखंड इस मामले में सबसे आगे होगा, झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। लेकिन इसका जवाब नहीं, क्योंकि संख्या की ताकत के मामले में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में आदिवासियों की कुल आबादी 10 करोड़ 45 लाख है और इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में रहता है। संख्या है 1 करोड़ 53 लाख, यानी और आबादी की ताकत में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां 1 करोड़ 5 लाख आदिवासी रहते हैं। 95 लाख के साथ ओडिशा तीसरे नंबर पर है, राजस्थान चौथे नंबर पर है जहां आदिवासियों की आबादी 92 लाख है, और गुजरात 5वें नंबर पर है 89 लाख के साथ। और छठे नंबर पर आता है झारखंड का नाम, जहां आदिवासियों की आबादी है 86 लाख। लेकिन सिर्फ संख्या ही ताकत होती तो इस सवाल का जवाब आपके सामने है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी होने के बाद भी क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पास सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत है? क्या आदिवासियों को सबसे ज्यादा अधिकार मध्य प्रदेश में मिले हैं? और क्या जल, जंगल और जमीन पर मध्य प्रदेश के आदिवासियों का सबसे ज्यादा नियंत्रण है? इन तीनों सवालों का जवाब है नहीं। यानी सिर्फ आबादी किसी समाज को, किसी राज्य को सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं बनाती। और यहीं से आता है ताकत का दूसरा पैमाना, जो है आदिवासी आबादी का प्रतिशत। यानी इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की कुल आबादी में आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। क्योंकि अगर किसी राज्य की कुल आबादी में आधे से ज्यादा आदिवासी रहते हो तो उस राज्य की राजनीति, सरकार और फैसलों पर भी आदिवासियों का प्रभाव और उनकी छाप जरूर नजर आती है। इस पैमाने पर मध्य प्रदेश बहुत पीछे है, क्योंकि 94% के साथ मिजोरम पहले नंबर पर है। यानी मिजोरम में 100 लोगों में से अमूमन 94 लोग आदिवासी हैं। दूसरे नंबर पर नागालैंड है, जहां पर 100 में 87 लोग आदिवासी हैं। तीसरे नंबर पर मेघालय, जहां 86% आबादी जो है आदिवासियों की है। चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, जहां 68% आदिवासी आबादी है। और 5वें नंबर पर मणिपुर, जहां 40% आबादी है आदिवासियों की। तो कुल मिलाकर टॉप 5 में आबादी के प्रतिशत के मामले में उत्तर पूर्वों के छोटे राज्यों का दबदबा है। और बड़े राज्यों की बात करें तो 30% आदिवासी आबादी के साथ छत्तीसगढ़ 8वें नंबर पर आता है। यह पहला बड़ा राज्य है जो इस सूची में आता है। झारखंड में कुल आदिवासी आबादी 26% है और जो 9वें नंबर पर है। और 22% यानी 100 में से 22 आदिवासी रहते हैं उड़ीसा में, और 10वें नंबर पर है ये। और 1 करोड़ 53 लाख संख्या के साथ पहले नंबर पर आबादी के मामले में जो राज्य रहा मध्य प्रदेश, वो प्रतिशत के मामले में 11वें नंबर पर आता है। क्योंकि यहां पर आबादी जो आदिवासियों की है वो 21% है, यानी 100 में से 21 लोग आदिवासी हैं पूरी कुल आबादी में। यानी मध्य प्रदेश आदिवासियों की संख्या में, आबादी में तो ज्यादा है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों में आदिवासी आबादी ही बहुसंख्यक है, सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं का है। लेकिन सिर्फ संख्या और प्रतिशत ही ताकत का पैमाना नहीं होते, क्योंकि ताकत के मामले में सबसे मजबूत पैमाना माना जाता है राजनीति का पैमाना। और अब देखते हैं कि किस देश के, किस राज्य के आदिवासियों के पास सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत है। राजनीतिक पैमाने पर लेकिन हम राज्यों को परखेंगे, उसके लिए हमें दो मापदंडों को देखना होगा। पहला मापदंड है निर्वाचित आदिवासी प्रतिनिधियों की संख्या, और दूसरा है कि उन जनप्रतिनिधियों का प्रभाव कितना है, वो कितने प्रभावशाली है, वहां पर आदिवासी मुद्दे उस राज्य में कितने मायने रखते हैं।
तो अगर बात लोकसभा सांसदों की करें, संख्या की बात करें, तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, जहां 6 लोकसभा की सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। यानी मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद चुनकर लोकसभा में बैठते हैं। झारखंड और उड़ीसा दोनों एक साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है, जहां 5-5 लोकसभा सांसद आदिवासी हैं। और तीसरे नंबर पर भी 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। तीनों ही राज्यों से 4-4 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसके बाद 3 लोकसभा सीट के साथ राजस्थान का नंबर आता है। कुल मिलाकर आदिवासी सांसदों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब पैमाना आदिवासी विधायकों की संख्या का हो, तो फिर उत्तर पूर्व के छोटे राज्य आगे हैं। मसलन नागालैंड की बात करें तो वहां सभी 6 जो विधानसभा की सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 59, मेघालय में 60 में से 55 विधायक अनुसूचित जनजाति के हैं। और अगर बड़े राज्यों की बात करें तो फिर मध्य प्रदेश है जो सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। वहां से 47 आदिवासी विधायक चुनकर विधानसभा में बैठते हैं। बड़े राज्यों में यह पहला नंबर पर है। दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, जहां 33 विधायक आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ 29 विधायकों को आदिवासी विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेजता है। झारखंड यहां बड़े राज्यों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है, 28 विधायकों के साथ। गुजरात 27 विधायकों के साथ 5वें नंबर पर है। और महाराष्ट्र के साथ राजस्थान, दोनों राज्यों में 25-25 जो सीटें हैं विधानसभा की, वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और अब जो दूसरा पैमाना है राजनीति का, इस पर थोड़ा विस्तार से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वाकई में ताकत का एक पैमाना राजनीति होता है। इसका जो दूसरा मापदंड है कि संख्या तो ज्यादा है, लेकिन राजनीति में आदिवासी नेताओं का और आदिवासियों के मुद्दों का प्रभाव कितना है। यानी समाज के मुद्दे सबसे ज्यादा किस राज्य के नेता लोकसभा विधानसभा में उठाते हैं, और साथ ही किस राज्य में आदिवासियों के मुद्दे चुनाव जिताने और हराने की ताकत रखते हैं। और इस मामले में सबसे बड़ा दावेदार है झारखंड। साल 2000 में राज्य के गठन के बाद से सिर्फ एक बार रघुवर दास के रूप में राज्य को गैर आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। बाकी सभी जो मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, वो आदिवासी रहे हैं। लंबे वक्त से जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। और झारखंड की एक खास बात है कि लगभग हर चुनाव में आदिवासी मुद्दे ही केंद्र में होते हों, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासियों के मुद्दे ही मूल रहते हैं। आदिवासियों की अलग पहचान के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर झारखंड ही है, जिसने अलग धर्म कोड का प्रस्ताव बाकायदा विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार को भेजा है। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर है। राजस्थान में आप देखते ही हैं, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत संसद में आदिवासियों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो भी आदिवासियों की मुखर आवाज बनकर उभरे हैं। यूं तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी आदिवासी सीएम हैं, लेकिन बड़ी जो आबादी है, जो बड़े आदिवासियों के प्रतिनिधि है, वहां पर बड़ी आबादी होने के बाद भी ज्यादातर जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या दूसरे तमाम मंत्री विधायक हों, वो पार्टी लाइन से इतर जाने की हिमाकत करते शायद ही नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक ताकत के पैमाने पर झारखंड सबसे मजबूत दावेदारों में दिखाई देता है। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर राजनीतिक ताकत ही एक बड़ा पैमाना है, तो संविधान से मिले अधिकार उससे भी बड़ी ताकत है। तो क्या झारखंड के आदिवासियों को संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं? इसका जवाब है नहीं। और इसी के साथ अब बारी है ताकत के चौथे पैमाने की, जो है आदिवासी आबादी वाले राज्यों को मिले संवैधानिक अधिकार। इसके लिए एक सवाल उठता है कि क्या संविधान ने तमाम आदिवासी राज्यों को, तमाम आदिवासियों को एक जैसे अधिकार दिए हैं? इसका जवाब है नहीं। और यहीं से देश के राज्य दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक तरफ है 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्य, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड समेत दूसरे राज्य शामिल हैं। और दूसरी तरफ है 6ठी अनुसूची वाले उत्तर पूर्व के 4 राज्य, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। सबसे पहले बात 5वीं अनुसूची की करते हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति और 10 राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के लिए अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इस मामले में विडंबना है कि बीते 75 सालों में शायद ही किसी राज्यपाल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई हो, सिवाय एक दो को छोड़कर, और वो भी एक दो मौकों पर ही। उसमें महाराष्ट्र और राजस्थान का नाम आता है। हाँ, इस 5वीं अनुसूची में एक जनजाति सलाहकार परिषद का जरूर प्रावधान है, जिसमें आदिवासी प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, लेकिन उसका काम सिर्फ सलाह देना है, मानना या ना मानना ये राज्यपाल के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ 6ठी अनुसूची की बात करें, यानी संविधान की वो किताब जो आदिवासियों को देती है विधायिका की ताकत, कार्यपालिका की ताकत और न्यायपालिका की ताकत।
यानी अपने स्वायत्त क्षेत्र में कानून बनाने की ताकत है, सरकार की तरह राजस्व इकट्ठा करने, बजट बनाने और फंड खर्च करने की ताकत, और साथ ही साथ छोटे फौजदारी और दीवानी मामलों की सुनवाई और न्याय करने के लिए न्यायपालिका के गठन की ताकत। असम, मेघालय, त्रिपुरा, जैसे मैंने नाम बताया, और मिजोरम में आदिवासियों को ये अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन संविधान से 4 राज्यों को तो छठी अनुसूची में सबसे ज्यादा ताकत मिली हुई है, लेकिन अगर संविधान से मिले अधिकार के पैमाने पर अगर किसी एक राज्य का नाम लेना हो तो सबसे आगे वो राज्य है मिजोरम, क्योंकि वहां पर छठी अनुसूची के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 371 जी के प्रावधान लागू हैं, जिनमें ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून मिजोरम में तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य की विधानसभा उसका संकल्प, उसका प्रस्ताव पास न कर दे। ये प्रावधान मिजोरम के लोगों के, वहां के आदिवासियों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के साथ ही जमीन के स्वामित्व से जुड़े मामलों पर लागू होता है अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है तो। हालांकि नागालैंड में भी इसी तरह के प्रावधान है संविधान में, लेकिन वहां पर छठी अनुसूची लागू नहीं होती है। लेकिन अब फिर सवाल उठता है, क्या संविधान में विशेष अधिकार मिल जाने से ही किसी राज्य का विकास अपने आप हो जाता है, या अधिकारों का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है? और यहीं से हम पहुंचते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पैमाने पर, जो 5वें नंबर पर है, वो है जंगल और संसाधनों पर अधिकार। ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जंगल हजारों सालों से आदिवासियों की जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा रहा है। अब देखते हैं इस मामले में कौन सा राज्य आगे है। इसके लिए हम देखेंगे वन अधिकार कानून के तहत जो दावे स्वीकृत हुए हैं, जो पट्टे मिले हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको बताते हैं, साल 2006 में जब भारत सरकार ने वन अधिकार कानून बनाया, तब इसका मकसद ये है कि आदिवासियों को उनके पारंपरिक जंगलों पर अधिकार देना। इस कानून ने पहली बार ग्राम सभाओं को व्यक्तिगत के साथ सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार देने का रास्ता खोला। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर कानून पूरे देश में एक सा है तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं जंगल से करोड़ों रुपए की आय कमा रही हैं, और कुछ राज्यों में लोग आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगल पर अधिकार के पैमाने पर सबसे ज्यादा ताकतवर जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 5,34,000 वन अधिकार के दावे स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 1 करोड़ एकड़ से ज्यादा वन भूमि पर अधिकार दिया गया है। ये आंकड़ा पूरे देश भर में जितना अधिकार स्वीकृत हुए हैं, उस जमीन का करीब 42% अकेला यही छत्तीसगढ़ में स्वीकृत हुआ है। तो कुल मिलाकर जंगल पर अधिकार के पैमाने पर छत्तीसगढ़ का पलड़ा भारी है, वो ज्यादा ताकतवर नजर आता है। लेकिन महाराष्ट्र इन अधिकारों का इस्तेमाल करके आय बढ़ाने के मामले में आगे है। गढ़चिरौली का जो मेंढालेखा गांव है और पंचगांव जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां ग्राम सभा जंगल के संसाधन के अधिकार से करोड़ों रुपए की कमाई कर रही हैं। इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप हम देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में नजर आ जाएगा। लेकिन क्या जंगल से कमाई कर लेना ही सबसे बड़ी ताकत है, या ताकत की असली परीक्षा इस बात से होती है कि राज्य के कितने आदिवासी साक्षर हैं और उच्च शिक्षा पा रहे हैं? क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है शिक्षा। शिक्षा ही अधिकारों और अवसरों के बारे में बताती है, और राजनीतिक चेतना भी जगाती है शिक्षा, जीवन स्तर भी बढ़ाती है। इसलिए ताकत का अगला पैमाना है शिक्षा और साक्षरता। इस मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है उत्तर पूर्व का राज्य मिजोरम, साक्षरता के मामले में, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा पा चुका है। ऐसे 6 राज्य अभी तक है, जिसमें एक मिजोरम भी शामिल है, जो पूर्ण साक्षर हो चुका है। और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, आज से 15 साल पहले जब साल 2011 की जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे, तब भी 92% साक्षरता के साथ मिजोरम ही पहले नंबर पर था। और अब अगर बड़े राज्यों की बात करें तो 66% साक्षरता के साथ महाराष्ट्र आगे है। गुजरात में 63% आदिवासी साक्षर हैं, 2011 के आंकड़े हैं, और छत्तीसगढ़ में 59% आदिवासी साक्षर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल इस लिस्ट में सबसे पीछे नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ साक्षर होना ही काफी नहीं है, इसलिए यहां यह भी देखा जाना चाहिए कि किस राज्य में आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं, क्योंकि जब कॉलेजों में दाखिला लेंगे तभी वहां से उनका विकास होना, उनका व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना और समाज को आगे बढ़ाने की जो वो कर सकते हैं कोशिश, वो वहीं से शुरू होगी। और इस मामले में सबसे आगे जो है उच्च शिक्षा के मामले में, मतलब जहां सबसे ज्यादा कॉलेज में आदिवासी बच्चे दाखिला लेते हैं, तेलंगाना इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां 100 में से 46 आदिवासी बच्चों ने ऊपर की पढ़ाई के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए दाखिला कॉलेजों में लिया।
अरुणाचल प्रदेश में 100 में से 37 आदिवासी बच्चों ने कॉलेज में दाखिला लिया। कर्नाटक में यह संख्या 33 है, आंध्र प्रदेश में 32 और मिजोरम में 31। और इसके बाद है राजस्थान का नंबर, जहां 100 में से सिर्फ 29 बच्चों ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा के इस पैमाने पर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की हालत बहुत खराब है, जहां 100 में से 20 से भी कम बच्चों ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया है। और झारखंड में तो ये संख्या सिर्फ 15 है, यानी 100 में से सिर्फ 15 बच्चे 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं। ये आंकड़े केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के हैं और साल 2023 और 24 के लिए जारी किए गए थे। अब इसके बाद बात होगी ताकत के 7वें पैमाने की, जो है जीवन स्तर, यानी कितना समृद्ध है आदिवासी किसी राज्य का। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी राज्य में आदिवासी व्यक्ति एक महीने में अपने रोज के कामों में, खाने, कपड़े, बिजली, यात्रा, शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, इन सब में कितना पैसा खर्च करता है। और इस मामले में फिर उत्तर पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है, जहां गांव में रहने वाला एक आदिवासी व्यक्ति औसतन हर महीने 6,048 रुपए खर्च करता है अपने ऊपर। ये परिवार का आंकड़ा नहीं है, व्यक्तिगत आंकड़ा है। अगर 4 एक परिवार में सदस्य हैं तो वो 24,000 खर्च करता है अरुणाचल प्रदेश का ग्रामीण अंचल में रहने वाला आदिवासी व्यक्ति। वहीं अगर शहर में रहने वाला आदिवासी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति 10,115 रुपए हर महीने अपने ऊपर खर्च करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी व्यक्ति दूसरे समाज के लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करता है, यानी उनका जीवन स्तर दूसरों से ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर बड़े राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर है गुजरात, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि गुजरात जहां गांव में रहने वाला आदिवासी पहले नंबर पर है, वो 3690 रुपए खर्च करता है, लेकिन जो शहरी आदिवासी है वो 5837 रुपए खर्च करता है। और राजस्थान का शहरी आदिवासी गुजरात से ज्यादा खर्च करता है, वो 6,065 रुपए खर्च करता है, लेकिन राजस्थान के गांव में रहने वाला आदिवासी दूसरे नंबर पर है, क्योंकि वो औसतन हर महीने 3384 रुपए खर्च करता है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के आदिवासी खर्च करने के मामले में, हर महीने जो औसतन खर्च उसके मामले में सबसे पीछे है। इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उनकी आमदनी भी कम होगी, लेकिन यहां यह बताना भी जरूरी है कि यह आंकड़ा जीवन स्तर का संकेत देता है। आय का सीधा माप इससे हम नहीं लगा सकते कि वहां के आदिवासी ज्यादा अमीर है। और अब बारी है ताकत के 8वें पैमाने की, जो है स्वास्थ्य। और यहां बड़ा पेचीदा मसला है। किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ राजनीति, जंगल आबादी या संविधान में मिले अधिकारों से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि अगर उसके बच्चे कुपोषित है, महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हों और लोगों को समय पर इलाज ना मिले, तो वह समाज अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता है। अगर आदिवासी बच्चे कुपोषण के शिकार हों तो बीते कुछ सालों में आदिवासी समुदायों के तमाम देश के राज्यों में स्वास्थ्य में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। कुपोषण, एनीमिया और सीकल सेल जैसी समस्याएं आज भी आदिवासियों में, आदिवासी राज्यों में बहुत गंभीर हैं। ये समस्याएं इस पैमाने पर कोई भी राज्य प्रकट तौर पर ताकतवर नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगभग सभी आदिवासी बहुल राज्यों को भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। और ताकत का 9वां और सबसे जरूरी पैमाना है आदिवासियों की सुरक्षा, यानी कि राज्य में किस राज्य में आदिवासी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इस मामले में पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो साल 2024 का डेटा जारी किया है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे कम आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं। हर 1 लाख की आबादी पर आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले 1.6 हैं, यानी 2 से भी कम है, जो तमाम बड़े राज्यों में सबसे कम है। साल 2024 की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के साथ अत्याचार के सबसे कम 87 मामले सामने आए। दूसरे नंबर पर चौंकाते हुए झारखंड का नाम है, जो आदिवासियों के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वहां हर 1 लाख की आबादी पर आदिवासियों के साथ अत्याचार की अपराध दर 3 है। ये तमाम बड़े राज्यों में कम है। और साल 2024 में ऐसे वहां पर सिर्फ 260 मामले ही सामने आए। और इस लिस्ट में आदिवासियों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य, यानी जो सबसे खतरनाक राज्य इस लिस्ट में, वो है मध्य प्रदेश, जहां हर 1 लाख की आदिवासी आबादी पर औसतन 21 अपराध जो होते हैं वो आदिवासियों के साथ अत्याचार के, उनके उत्पीड़न के दर्ज हो रहे हैं। और साल 2024 में मध्य प्रदेश में इस तरह के कुल 3,165 मामले सामने आए, जो देश के सभी राज्यों के मामलों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और अब बारी है ताकत के आखिरी और 10वें पैमाने की, जो है आदिवासियों और आदिवासी इलाकों के विकास के लिए किस राज्य ने सबसे ज्यादा बजट रखा है। इसके लिए हमको टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान का डेटा देखना होगा। केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक
2026 में 26-27 के लिए मध्य प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पर है, 47,428 करोड़ रुपए उसने टीएसपी के लिए चिन्हित किए हैं। छत्तीसगढ़ 42,165 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है, उड़ीसा 41,520 के साथ तीसरे नंबर पर है और राजस्थान चौथे नंबर पर है, जहां पर बजट में 36,183 रुपए टीएसपी के लिए चिन्हित किए गए हैं। और 5वें नंबर पर है गुजरात, जहां 35,782 करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं। केंद्र सरकार के जो टीएसपी पोर्टल में झारखंड के बजट के ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। जब आंकड़े मिलेंगे तो उस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो कुल मिलाकर आबादी में मध्य प्रदेश आगे रहा, प्रतिशत में मिजोरम, राजनीति में झारखंड और संविधान से मिले अधिकारों के मामले में मिजोरम, जंगल के अधिकारों में छत्तीसगढ़ लेकिन उसके इस्तेमाल में महाराष्ट्र, साक्षरता में मिजोरम लेकिन उच्च शिक्षा में तेलंगाना, जीवन स्तर में अरुणाचल प्रदेश लेकिन सुरक्षा में पश्चिम बंगाल और बजट में मध्य प्रदेश। और अब आखिर में अगर इस वीडियो के सार के बारे में बात करें तो वो सार ये बताता है कि भारत का कोई एक राज्य आदिवासी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। हर राज्य किसी न किसी पैमाने पर आगे है तो दूसरे पैमानों पर पीछे। लेकिन एक बात तो तय है कि जहां शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा हो, अधिकार मिले, राजनीतिक भागीदारी हो, अवसर मिले, आदिवासी सुरक्षित रहे, वहां पर वाकई में सबसे बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। और इसी बदलावों की जरूरत है ताकि आगे जाकर तमाम राज्य, कोई एक नहीं, तमाम आदिवासी राज्य इस लिस्ट में नंबर 1 पर दिखाई दे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।